तो जो हमारा चैप्टर है वो है पीपल एज रिसोर्स। ये हमारी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं पीपल की बात करूँ तो पीपल मतलब लोग होते हैं और रिसोर्स मतलब संसाधन। संसाधन मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके लिए यूजफुल हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल करो और आपके लिए वो चीज़ यूजफुल बने, तो वो रिसोर्स कहलाती है। तो यहाँ टॉपिक है पीपल एज रिसोर्स, मतलब मानव संसाधन। ठीक है ना, मतलब मानव के द्वारा बनाया हुआ संसाधन नहीं, इंसान को एक संसाधन बोला कि इंसान एक, जैसे एक मशीन होती है, मशीन का इस्तेमाल होता है, वैसे एक इंसान है, उसका ऐसा क्या इस्तेमाल करेंगे कि वो हमें एक रिसोर्स बना के देगा, वो हमें एक रिसोर्स बन के नजर आएगा। तो आपको बोलता है पीपल एज रिसोर्स एक तरीका है जहां पर आप लोगों की, एक देश में जो लोग होते हैं उनकी वर्किंग पीपल्स के बारे में बता सकते हो, किस तरीके से वो कितना प्रोडक्टिव काम करते हैं और कितनी उनकी काबिलियत है। अगर एक देश में, उसके जो देश में लोग हैं, वो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हैं, या उनके पास काबिलियत, एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो हम उसे कहेंगे कि ये इस देश का जो मानव संसाधन है, पीपल जो है, वो एक अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोडक्शन करके देता है, अच्छा चीज़ों को बनाता है और उनकी काबिलियत ज़्यादा है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है देश की, वो बर्डन नहीं होती है, लेकिन वो एक वैल्यूएबल असेट्स बन सकती है। मतलब हमारा जो देश है उसमें जो लोग हैं वो सिर्फ बोझ नहीं है, वो एक बहुत अच्छा संसाधन बन सकता है, वो हमारे देश के काम आ सकते हैं। हम ये समझेंगे कि अगर आप एक इंसान को प्रॉपर एजुकेशन दोगे, अच्छा हेल्थ केयर दोगे, अच्छी स्किल्स दोगे, तो वो आपके देश के विकास में मदद करेगा, वो आपके देश में विकास लाने की कोशिश करेगा, वो इसकी, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि ज़मीन, कैपिटल, पूंजी, मशीन होती थी, या ह्यूमन बींग्स जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे लैंड, कैपिटल, मशीन है, वैसे ही ह्यूमन भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जैसे आपको पता, अगर खेती अच्छी करनी है, मिट्टी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी नहीं है, उसमें खाद डाल दो, उर्वरक डाल दो, अच्छी खेती होगी। वैसे एक इंसान है, अगर इंसान को आप चाहते हो बेटर इस्तेमाल करना, तो आप उसको एजुकेशन दो, अच्छी उसकी हेल्थ रखो, अच्छी उसको स्किल्स दो, ताकि वो इस देश के लिए कुछ कर सके, जिससे देश आगे बढ़े। तो वो इंसान इस देश का क्या है, रिसोर्स है। समझ रहे हो। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, मतलब इंसान की कैपिटल, इंसान मानव पूंजी। अभी ह्यूमन कैपिटल क्या होती है बेटा, जैसे अगर एक इंसान है, तो उस इंसान की मैं अगर पढ़ाई में खर्चा कर रहा हूँ, मैं उसकी हेल्थ अच्छी कर रहा हूँ, मैं उसको अच्छे से अच्छे स्किल्स दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसकी जो ह्यूमन है, इंसान है, उसकी पूंजी अच्छी कर रहा हूँ, या फिर उसकी ह्यूमन पूंजी में पैसा लगा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको एक बिजनेस चलाना है, तो आप मशीनें खरीदोगे, बढ़िया सा बिजनेस चलाओगे, फैक्ट्री खोलोगे, फिजिकल कैपिटल। लेकिन अगर आप अपने घर में, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छी जगह कोचिंग लगाते हैं, अच्छी जगह अच्छी अच्छी पढ़ाई कराते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, सब चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, जिससे अगर अच्छा पैसा लगाओगे तो वो अच्छा पढ़ लिख के बैठेगा, इसका मतलब वो कल को अच्छा पैसा कमा के देगा, जिससे आपका घर भी अच्छा होगा और देश भी अच्छा चलेगा। बाकी ये हमें ये डिफरेंस भी बताता है कि कैसे एक प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव पीपल दिखाई देते हैं, फर्क कैसे। अगर एक अच्छे इंसान को पढ़ाई लिखाई अच्छी दोगे तो वो अच्छा प्रोडक्टिव होगा, कम पढ़ा लिखा होगा कम अच्छा प्रोडक्टिव होगा। और वो एजुकेशन का रोल भी हाईलाइट करते हैं कि क्या एजुकेशन का रोल रह जाता है, क्या हेल्थ का रोल रह जाता है, क्या एम्प्लॉयमेंट का रोल रह जाता है, और कैसे उसको स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हो, जिससे वो उसकी देश की आबादी एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स क्या है, तो आपको कहता है यूजुअली जब भी हम हमारे देश की आबादी के बारे में बात करते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे देश में कितने लोग हैं, उसका मतलब हम सोचते हैं कि ये एक बर्डन है, जितने देश में ज़्यादा लोग उतना बर्डन है। स्पेशली जब जब वही इंसान बेरोजगार हो, काम नहीं करते हो, उन्हीं इंसानों में गरीबी हो और भुखमरी भी हो, हंगर, ढंग से खाना पीना ना मिल रहा हो, कुपोषण के शिकारी हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन को हम जब भी सोचते हैं, हम इसके बारे में ये सोचते हैं कि यार अनपढ़ लोग, गरीब लोग और कमज़ोर लोग, ये हमारे देश के लिए बोझ है।
लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इन्हीं लोगों को एज अ रिसोर्स, इन्हीं को अपना फायदा देखें, ना कि बोझ देखें, इन्हीं को एज अ फायदा देखें, तो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वो कैसे, फायदा कैसे देख सकते हो? अगर आप उन्हीं लोगों को अच्छी एजुकेशन दो, उनको अच्छा हेल्दी रखो, उनको अच्छी स्किल्स दो, तो आप कहोगे कि हाँ जी, यही मेरा जो देश अब तक बेरोजगार गरीब था, यही मेरा देश अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया, मैंने अपनी हेल्थ सिस्टम पे ध्यान दिया। और इससे आपके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, आपके देश का कमाई बढ़ेगी, ठीक है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस जब बना सकोगे, जिससे आपका देश विकास करेगा। तो जब भी हम बात करें पीपल एज रिसोर्स की, तो ऐसे लोग जिनके पास काबिलियत है, जो इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, ना कि इस देश पर बोझ बने। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और फिजिकल कैपिटल क्या होती है? देखो, जो भी मशीन बिल्डिंग है, आप अपने बिजनेस में खरीदते हो और उसको आप बिजनेस में पैसा लगाते हो मशीन खरीदने के लिए, ताकि अच्छा काम हो। अगर मैं ट्यूशन रन कर रहा हूँ, मैंने टीवी लगा रखा है, कूलर लगा रखा है, जो भी चीज़ मैं एक लगा रहा हूँ या जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये मेरी फिजिकल कैपिटल है। लेकिन मैं अगर पढ़ा लिखा ना हो, तो इन सब चीज़ों का मेरा कोई काम नहीं, ये तो फिजिकल कैपिटल ऐसे नहीं। तो मेरे पास भी एक ह्यूमन कैपिटल है, मेरे मेरे पे खर्चा किया गया है, और जिस वजह से मैं अपने घर को खुश कर पा रहा हूँ, तो मैं ह्यूमन कैपिटल हो गया। इंसान ह्यूमन कैपिटल होता है, और फिजिकल कैपिटल वस्तुएं होती है। ह्यूमन कैपिटल में हम लोग आ जाते हैं, स्किल्ड लोग या एजुकेटेड पीपल्स, और फिजिकल कैपिटल में मशीन बिल्डिंग आती है। ह्यूमन कैपिटल में आप इनकम जनरेट कर सकते हो वर्किंग करके, काम करके, है ना। पैसा कैसे कमाओगे? काम करो। ह्यूमन कैपिटल पहले आपकी माँ बाप पढ़ाई में खर्चा लगाएंगे, आप पढ़े लिखे हो जाओगे, और फिर आप कैसे फायदा दोगे? कमा के। लेकिन मशीनों में क्या होगा? मशीनों को आप खरीदोगे, भी मशीन से आप चीजें बनाओगे, तब वो आपको पैसा कमा के दिलाएगी। तो वही वो आपकी मदद करता है प्रोडक्शन में। एग्जाम्पल, एक ट्रेन टीचर या डॉक्टर, और वहां पे एक ट्रैक्टर या फिर एक कंप्यूटर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? इसके बाद कहता है जस्ट लाइक वी इन्वेस्ट इन फिजिकल कैपिटल, जैसे हम फिजिकल कैपिटल में, मशीन इन सब में खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, वैसे हम इंसानों में कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसमें भी पैसा लगाते हैं। कैसे? उनको एजुकेशन देके, उनको ट्रेनिंग देके, या उनको अच्छा हेल्थ देके। बाकी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो मदद करती है इकोनॉमी की ग्रोथ में। और फिर वही लोग जो इस देश के बोझ है, वही क्या बन जाते हैं? उसके देश के असेट्स, संपत्ति बन जाते हैं, विकास, उनकी फ्यूचर बन जाता है उसका। जैसे एक अनएजुकेटेड या अनहेल्दी पर्सन है, वो अगर ढंग से प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, और वो अपने देश के लिए बोझ बन जाएगा। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं अनएजुकेटेड हूँ, तो मैं जायज़ बात है कहीं और पैसा कमाऊंगा, कहीं और जाके काम करूंगा, और फिर वहां पर मेरी इतनी इनकम अर्न नहीं हो पाएगी। मैं अनहेल्दी भी रहूंगा, जब मैं अच्छा नहीं कमा पाऊंगा तो नहीं अच्छा खा पी पाऊंगा, और मैं अपनी आगे वाली जनरेशन को भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर वही इंसान पर एजुकेटेड हो, अच्छी हेल्थ हो, तो वो अच्छा बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है, और वो अब इस देश के लिए एसेट्स या संसाधन बन गया है। क्यों? क्योंकि अब वो देश में अच्छा कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, ग्रो करेगा देश, उसकी कमाई से आगे बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। इसी को लेकर हमारे बुक में एक चैप्टर है बेटा, सकल और विकास की एक कहानी है बेटा। सबसे पहले हम सकल की कहानी पढ़ते हैं। सकल एक जवान लड़का था, गांव में रहता था, गरीब फैमिली से आता था, विकास की तरह ही। लेकिन उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। कैसे? उसको एक अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा डिसीजन उसके लिए लिया गया। सकल को स्कूल भेजा गया, उसने मेहनत से पढ़ाई करी, अच्छी एजुकेशन ली, प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करा, और इससे वो एजुकेटेड और स्किल्ड हो गया। इसके बाद उसने एम्प्लॉयमेंट ली और इनकम लिया। कैसे? अब उसकी पढ़ाई हो गई, तो उसको अच्छी जॉब मिल गई प्राइवेट कंपनी में, अच्छा पैसा कमाने लग गया, और एक खुशहाल रिस्पेक्टेबल लाइफ हो गई। लेकिन सकल की लाइफ सक्सेसफुल कैसे हुई? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन पे पैसा लगाया, उसको प्रॉपर हेल्थ सिस्टम दिया, ठीक है ना। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके नौकरी ले पाया, और वो एक प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स बन गया, मानव संसाधन बन गया। मानव संसाधन, ऐसा संसाधन जो मानव हो, इंसान। क्या आप संसाधन हो? क्या आप अपने देश को काम आओगे? बिल्कुल। आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, देश के काम आओगे। तो वो एक अच्छा मानव संसाधन बना। ये स्टोरी हमें क्या बताती है? कि एजुकेशन, स्किल्स और गुड हेल्थ दोगे तो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। एक कंट्री ज्यादा ग्रो करेगी अगर सकल जैसे एजुकेटेड लोग या प्रोडक्टिव लोग होंगे, ठीक है ना। बाकी इन्वेस्टमेंट करोगे ह्यूमन कैपिटल में, जैसे सकल के पढ़ाई में पैसा लगाया, तो वो लंबे समय के लिए फायदा भी देता है एक देश को।
बाकी ये स्टोरी हमें एक्सप्लेन करती है कैसे एजुकेशन और हेल्थ लाइफ बदल देती है लोगों की। लेकिन अगर हम विलास की स्टोरी पढ़ें तो विलास एक जवान लड़का है, गांव में रहता है, सेम उसी गांव में, और उसकी फैमिली बहुत गरीब है। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा एजुकेशन हेल्थ केयर नहीं मिली, वो स्कूल नहीं जा पाया, उसके पिताजी बीमार पड़े थे, मर गए। अब उसको घर पे ही अपने घर की देखभाल करनी होती थी, उसको कभी मौका नहीं मिला स्कूल जाने का। जब स्कूल जाने का मौका नहीं मिला तो वो खुद से भी हेल्दी नहीं था, पैसा ही नहीं, गरीबी आ गई ना। तो अब वो बीमार पड़ने लग जाता था, मेडिकल सिस्टम नहीं था इतना अच्छा, तो हेल्थ वाइज भी ध्यान नहीं दिया गया उसकी। बाकी वो बेचारा अनएजुकेटेड और अनट्रेंड रह गया, तो अच्छी नौकरी नहीं मिली, एक कैजुअल वर्कर रह गया, छोटा ही कमाता था, अनएम्प्लॉयड रहता था ज़्यादातर। तो उसकी लाइफ बड़ी मुश्किल हो गई और वो गरीबी में स्ट्रगल करने लगा। उसकी लाइफ में गलत क्या हुआ? उसको एजुकेशन नहीं मिली, अपने आप पुअर हेल्थ हो गई, फिर स्किल्स नहीं थी और अनएम्प्लॉयड रह गया वो। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक? आगे चलें। कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताओ आदमी और औरत के द्वारा। मतलब बेटा पहले आपको समझना इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। बेटा ऐसा कोई भी काम जो आप अपने देश में कर रहे हो जिससे आप पैसा कमा रहे हो, यानी कि मैं अगर आपको आज ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, इसका मतलब ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई दिक्कत? लेकिन यही काम अगर मैं मेरे किसी छोटे भाई या किसी को पढ़ाऊँ एक छोटे से क्वेश्चन समझाने के लिए, तो वो पैसा नहीं मांगूंगा मैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो बेटा आदमी और औरत इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करते हैं? पहले देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाई गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी काम किया जाए पैसा कमाने के लिए, या कोई भी गुड्स और सर्विस बनाई जाए पैसा कमाने के लिए। जैसे फार्मिंग कर लो, खेती बाड़ी, पढ़ाई करा दो, टीचिंग, कैब ड्राइविंग, कैब चला लो, गुड्स बेच दो, बिजनेस चलाओ, फैक्ट्री में काम करो, ऑफिस में काम करो, ये ठीक है। अगर एक इंसान कुछ काम कर रहा है और उसे कुछ पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, जो भी काम आप करो पैसा कमाओ, और उससे आपकी देखो, आपका जो कंट्री होता है ना, वो इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करता है, ये देखता है कि हर इंसान कितना कमा रहा है, उन सबको जोड़ता है, बताता है हमारा इतना कमाई है, पूरे देश का देख लो इतना इतना पैसा हम कमाते हैं। तो ये हमारे देश की बेटा क्या है? कमाई। और ये हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, और यही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है हमारे देश के अंदर, हमारी कमाई लिखी जा रही है, आगे बढ़ रहे हैं। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स की बात करें, अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स की, तो कितने टाइप की होती है बेटा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बेटा हम करते हैं खेती बाड़ी, जनरली खेती बाड़ी कर ली, या फिर फिशिंग, मछली पालन हो गया, मत्स्य पालन जिसे हम कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन जो हो गया, जैसे पक्षियों को, तो पशुओं को, गाय भैंस बकरी है ना, मुर्गियां, इन सबको पालना। मुर्गियां अंडा देती है, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है ना, बकरियों से दूध निकाल लिया, और ऐसे से। तो बेटा इसके बाद फॉरेस्ट्री, जंगल, वो भी प्राइमरी में आता है। खेती बाड़ी, आप जो भी दवाइयाँ, पेड़ पौधे, कागज, ये सब आप वहीं से देखते हो। माइनिंग बेटा खदानें, जहाँ से कोयला, सोना चांदी ये सब निकलता है, खदान। तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज है, ये सारे काम है। देखो इन सब से पैसा कमाया जाता है, तो ये सब प्राइमरी लेवल के काम है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर इसके अलावा कोई और माल बनता है तो वो इन सब माल का बेस कहलाता है, प्राइमरी, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी आती है, जो इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री वाला सेक्टर होता है। इसके अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट या तो वो हमने खेतों में बनाए, वो उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो गेहूं, गेहूं कहाँ पैदा होंगे? खेतों में, और फिर उसके बाद आटा कहाँ बनाया जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे देखो आटा बनाया गेहूं से, कपड़े बनाए कॉटन से, कॉटन की खेती होती है उस तरीके से, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी फैक्ट्रीज में की जा सकती है, या दुकानों में छोटी छोटी, या फिर घरों में भी कर सकते हैं बेटा। इसके बाद टेरिटरी आती है। अब देखो प्राइमरी माल बना और फिर कच्चा माल इंडस्ट्रियों में गया ताकि फिनिश गुड्स तैयार हो, तो बेटा वो क्या कहलाता है? तो कच्चा माल जब बन के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा वो क्या कहलाता है? तो बेटा वो कहलाता है हमारा सर्विस। क्यों? क्योंकि हम जब कच्चा माल इंडस्ट्री तक लेके गए तो ट्रक से लेके गए होंगे, गाड़ी से लेके गए होंगे, हमने उसको फिर स्टोर करा होगा कहीं ना कहीं गोदाम में, है ना, गोडाउन्स में, तो वो सब बेटा सर्विस है। तो सर्विस जैसे टीचर मैं हो गया, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस हो गई। डॉक्टर, शॉपकीपर, दुकानदार, बैंकर, ड्राइवर, पुलिस, लॉयर, बेटा ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, इतना तो हमने कल तक भी कर लिया था, है ना। अब हम यहाँ से चलते हैं। ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो आदमी और औरत करते हैं? कहता है भारत में ना मैन और वुमेन दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भेदभाव है। क्या भेदभाव है?
कहता है मेन ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं बेटा। ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर मान लो एक ऐसी कंपनी जहाँ पे पर्टिकुलर सही सबका टाइम है आने जाने का, फिक्स सैलरी है, कितना भी काम ज्यादा हो क्या कम हो क्यों कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ तो काम ज्यादा ज्यादा पैसा मिल जाएगा, काम कम कम पैसा, कभी ऐसा सिस्टम है कभी ज्यादा देर काम करना पड़ सकता है कभी कम देर, कोई मैनेजमेंट नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एक ऑर्गेनाइज जहाँ सब चीज तौर तरीके से होती है। तो जनरली जैसे सरकारी के डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर कोई जॉब करेगा, भले वो काम कैसा भी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो जॉब करेगा बेटा वो उसका सिस्टमेटिक तरीका होगा। अगर 9 से 5 नौकरी है तो 9 से 5 ही होगी, कोई ओवर टाइम नहीं। अगर ओवर टाइम बाय चांस ये सारी चीजें हुई तो उसका अपना एक्स्ट्रा अलग चीज। भेदभाव क्या है, ज्यादातर लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑफिस या फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनकी जॉब्स पेड जॉब्स हैं। जो आपके इकोनॉमी के, जो आप देश का इकोनॉमी कैलकुलेट करते हो उसमें, आपकी देश की इनकम कैलकुलेट करते हो उसमें उसको लिखा जाता है। लेकिन वुमेन ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है या घरों में काम करती है, अपने खुद के घरों में, और उन्हें पे नहीं किया जाता। अगर मान लो एक महिला अपने घर में खाना बना रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, फैमिली के खेतों को संभाल रही है, तो उसको कोई सैलरी थोड़ी ना मिलती है। तो अरे भाई तो करना पड़ेगा, तू हमारे घर की बीवी है, ऐसे समझ रहे, इस तरीके से तो ये करना पड़ेगा, ऐसा हम कह देते हैं। तो मेरे भाइयों वो लेडीजों की कैलकुलेट नहीं होती ना इनकम, उन्हें कौन कैलकुलेट करेगा। अब ये बताओ, मेहनत तो वो भी कर रही है ना, जितनी आदमी बाहर जाके काम कर रहा है, हो सकता है औरत भी तो उतनी मेहनत कर रही हो, लेकिन उनकी कैलकुलेट नहीं करते। तो इसको थोड़ा, ये थोड़ा कोई काम होता है, घर संभालना कोई काम होता है नहीं, इस तरीके से तो उनका वर्क काउंट नहीं किया जाता इकोनॉमी में, तो ये सही नहीं है। बाकी एक इंपॉर्टेंट नोट है, कहता है बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो आदमियों से ज्यादा काम करती है, ज्यादातर गांव के इलाकों में, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज, उनको आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, पता ही नहीं लगाया गया, ध्यान ही नहीं दिया इसको, इसीलिए दे आर नॉट पेड, उन्हें पे नहीं किया जाता, उन्हें डोमेस्टिक या फैमिली हेल्प मांगा जाता है। कहते हैं ये तो घर बार की मदद कराना कोई काम होता है, और उन्हें तो नेशनल इनकम में लिखा नहीं जाता। जब एक देश की पूरी इनकम लिखी जाती है ना, पूरा देश का हर एक इंसान कितना मिलकर कमा रहा है, वो काम को तो कभी कैलकुलेट ही नहीं किया जाता, भले वो कर रही है वो काम। बाकी कहता है दो कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। कहता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसकी दो कैटेगरी है, एक है मार्केट एक्टिविटी और एक है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मतलब अब जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमा रहे हैं वो दो तरीके से कमा सकते हैं, एक मार्केट वाला काम करके और एक नॉन मार्केट काम करके। जैसे मार्केट एक्टिविटीज है बेटा इकोनॉमिक, मतलब ये ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर पेमेंट और इनकम आती है। मतलब जैसे आपने कोई सेल करी, जैसे आपने एक शॉप में काम करा, खेती बाड़ी करी, हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाया, इसके अंदर आपका खुद का आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो ना, या खुद के लिए उगा रहे हो या बेचने के लिए, तो वो सब मार्केट एक्टिविटीज का पार्ट है। जैसे एक औरत घर बेच रही हो घर का बना हुआ अचार, या एक आदमी एक कार फैक्ट्री में काम कर रहा हो, या एक बच्चा ट्यूशन दे रहा हो और पैसा कमा रहा हो, तो ये सब क्या है बेटा, मार्केट एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये सब। मतलब इन सब से पैसा आ रहा है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे काम जो पैसे के लिए नहीं की जा रहे, फैमिली के लिए या खुद के यूज के लिए। जैसे एक औरत अगर घर में खाना बनाए तो मेहनत तो कर रही है ना, अगर वही होटल में ढाबे में बनाएगी तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी क्या, मिलेगी, तो ये काम नहीं गिना जाता। फार्मर अपना घर का कंजम्पशन करने के लिए फूड उगा रहा है, ग्रो कर रहा है, ये नहीं कैलकुलेट किया जाता। या एक बच्चा परवाह कर रहा है अपने छोटे भाई की, होता है ना आजकल केयरिंग के भी पैसे होते हैं, डे केयर ये सब लगे हुए होते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है फैमिली सोसाइटी के लिए, लेकिन इसे इकोनॉमी में काउंट नहीं किया जाता। मेरे भाई इसका नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारे यहाँ पे आबादी है उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे होता है ना, एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो इसकी क्वालिटी कैसे, आदमी औरत की क्वालिटी कैसे, बताओ जरा। तो बोलता है क्वालिटी का मतलब, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि पीपल रिसोर्स हो सकता है अगर वो अच्छे से एजुकेटेड, हेल्थी हो, सब हो, है ना। लेकिन एक इंसान हाई क्वालिटी का ह्यूमन संसाधन कैसे बन सकता है, तो बोलता है ये ऐसे बन सकता है कि उसकी क्वालिटी जो है ना वो मैटर करती है कितना पढ़ा लिखा है, कितना अच्छा हेल्थ है, और क्या उसके पास स्किल सेट है। तो उसे हम कहेंगे ये ज्यादा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, और दूसरे को कहेंगे ये कम अच्छा ह्यूमन रिसोर्स। कहता है क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो बेटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है, दो इंसान को ले लो, मान लो एक एजुकेटेड और ट्रेन है और एक अनएजुकेटेड और अनहेल्दी है, कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा, कौन ज्यादा कमाएगा, तो आप बोलोगे भैया एजुकेटेड और हेल्दी इंसान, है ना, इस तरीके से। तो वर्क तेज करेगा, नई स्किल सीखेगा, ज्यादा कमाएगा, हमारे देश में ज्यादा विकास करना चाहेगा, है ना, इस तरीके से। बाकी आपकी बुक में था तो मैं इसको ले आया, देखना जरा ध्यान से।
ये लिटरेसी रेट बताता है बेटा। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, पढ़ाई का दर, कि एक क्लास कितने बच्चे पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते। आजादी के बाद की बात हो रही है। 1951 में बेटा रेड वाला मेल है और ग्रीन वाला फीमेल है और ब्लू वाला पर्सन बता रहा है। तो अगर आप 1951 में आदमी को देखोगे लगभग 27-28 आदमी पढ़े हुए हैं और औरत देखोगे तो 9 पढ़ी हुई है औरत। इंडिया में ज्यादा कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है इसका मतलब। और यही 2017 को देखोगे तो आदमी कितने पढ़े लिखे हैं, 82-85 मान लो चलो, और औरतें अभी भी 70 हैं। हालांकि 100 अगर औरतें हैं तो 100 में से 70 औरतें पढ़ी लिखी हैं, और आदमी भी अगर 100 पढ़े लिखे होने चाहिए तो 90 तो मान लो ऐसा कुछ पढ़े लिखे हैं इस तरीके। समझ रहे हो, क्लियर हो रही है मेरी बातें। बाकी पर्सन की बात करोगे, अगर आप मेल फीमेल नहीं करना चाहते, इंसानी तौर पर बातें करना चाहते हो, तो 100 में से 75 लोग पढ़े लिखे इस तरीके। ठीक है बेटा। अब आप कैसे पता लगाते हो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो भैया सिंपल सी बात है, एजुकेशन से पता लगाते हैं, और हेल्थ से पता लगाते हैं, और स्किल्स से पता लगाते हैं। ये 3 चीजों से तो पता लगाते हैं। एजुकेशन इन नॉलेज को इंप्रूव करती है, स्किल्स को इंप्रूव करती है, आपकी सोचने की क्षमता को इंप्रूव करती है। एजुकेशन से इंसान जो है ना एक नया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर पाता है। बेटा एजुकेशन के फायदे क्या है? एजुकेशन के फायदे क्या है कि इंसान ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा चीजें बना सकता है, उसको और जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पढ़ा लिखा है, अच्छा डिसीजन ले सकता है अपनी लाइफ के लिए भी, हर चीजों के लिए भी। गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, और हमारी नेशनल, हमारे देश का भी विकास होगा। बाकी इंडिया जो है गवर्नमेंट की, उसने कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च करे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान SSA, जहां पर आप प्रोवाइड करते हो फ्री एजुकेशन हर बच्चे को। और एक मिड डे मील स्कीम चलाई थी, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि लंच के टाइम पे हर बच्चों को खाना मिलता है। बाकी बेटा ये देखो एक डाटा है जो आपको इंस्टीट्यूशन बताता है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन मतलब 6ठी से 12वीं तक की जो क्लासें होती है। 1950 से 51 में कितने कॉलेज थे? 750। कितनी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी? 30। और बच्चे 2,63,000 और 24,000 के आसपास टीचर हुआ करते थे। और 2022-23 में अगर हम आए तो कॉलेज हो गए हैं 47,000, यूनिवर्सिटीज बेटा 1,085 है, बच्चे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 41 करोड़ बच्चे हैं पढ़ने लिखने के लिए, और 15 लाख टीचर्स हैं। समझ रहे हो, ये एक रिपोर्ट है। दूसरा बेटा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी पर्सन रोज काम कर सकता है, लंबा जी सकता है, और हमारी कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी में ज्यादा। एक हेल्दी पर्सन ज्यादा अच्छे से काम करेगा अगर उसके अंदर ज्यादा स्टेमिना होगा, ज्यादा वो अच्छा हेल्दी होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ज्यादा अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे, ज्यादा काम करोगे, और उससे आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, चीजें ज्यादा बनाओगे, रिड्यूस करोगे एब्सेंटिज्म, मतलब आप बीमारी बुखार उखार ये सब कम होगा, तो आप ज्यादा इंप्रूव करोगे, ज्यादा बेहतर रहोगे, बीमारियां कम होगी, और मेडिकल कॉस्ट भी बचेगा, बीमारियों में ज्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी। और गवर्नमेंट ने इसी के लिए PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल रखे हैं, और वैक्सीनेशन की भी स्कीम लगा रखी है, न्यूट्रिशन और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी ध्यान दिया है। बाकी बेटा इसका भी एक डाटा है 2015-16 का। हेल्थ वाइज कैसा है, तो देखो कितने PHC या CHC या SC हैं। तो 2019 में 1,78,000 थे, 2021 में 194 हो गए, 1,94,000। देखो आप 1,82,000 तो थे ही, फिर धीरे 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 2018 के बाद 2019 में देखो, फिर 2021 में ज्यादा कुछ एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं देखी आपने, पर ठीक है फिर भी। डिस्पेंसरी और होटल हॉस्पिटल 29,000 थे, अब कुछ 36,000 के आसपास है। बाकी बेड्स की भी बात की गई है, पहले हॉस्पिटलों में इतने बेड्स हुआ करते थे 6 लाख के आसपास, अब 8 लाख के आसपास है। डॉक्टर्स का तो कोई डाटा ही नहीं है, अभी 41,000 थे, धीरे धीरे 63,000। बेटा ये देखो, ये आप कहोगे भैया बढ़ तो रही है, सही बात है, लेकिन आप आबादी पे भी तो फोकस करो, आबादी तो उससे ज्यादा बढ़ रही है ना। ये तो अपने हिसाब से सही बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 41 के हिसाब से 63 अच्छा है, ठीक है, बट मेरे भाइयों आबादी ज्यादा बढ़ रही है हमारी, इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नर्सिस बता रखे हैं देखो, और कितनी हो गई है अब, 1 करोड़ के आसपास बढ़ गई है। इसके बाद तीसरा बेटा, अच्छी ट्रेनिंग दो, अच्छी स्किल्स दो और डेवलपमेंट दो। जब इंसान को आप अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कंप्यूटर कोर्स, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग दोगे या टेलरिंग दोगे, मतलब ये और भी बहुत सारी तो बेसिक सी बातें हैं,
एक इंसान के पास पढ़ने के अलावा और भी स्किल्स हो जिससे वो और पैसा कमा सकता है, वो भी उसके पास होनी चाहिए, जिससे वो टेक्निकल एजुकेशन या अपनी स्किल को बढ़ा सकता है और उसकी ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगी। बाकी लो क्वालिटी की पॉपुलेशन हो तो इससे एक प्रॉब्लम आती है। इफ द पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, अनहेल्दी, अनस्किल्ड, तो वो हमारे देश के लिए बोझ बन जाएगी, क्योंकि वो लोग अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, गरीबी और गिरती जाएगी और हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। जब एक इंसान, पहले समझो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट बेटा, जैसे मान लो आप हो, आप काम नहीं कर रहे, तो क्या मैं आप सबको अनएम्प्लॉयड कहूँ? नहीं। अनएम्प्लॉयड वो इंसान होता है जिस इंसान के पास काबिलियत हो काम करने की, लायक भी हो वो काम करने के लिए, लेकिन उसे नौकरियां नहीं मिल पा रही, तो वो बेरोजगार होता है। लेकिन एक इंसान, अब अभी ना इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे इसमें ना सिर्फ दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जनरली किन लोगों के बीच में देखी जाती है? ज्यादातर एजुकेटेड यूथ, जवान पढ़ा लिखा बच्चा, और रूरल लेबर्स में। रूरल लेबर समझते हो? मतलब लेबर, लेबर गांव की लेबर, रूरल लेबर, जो जिनके पास मान लो स्किल्स या ट्रेनिंग ना हो। बट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब इंसान काम करना चाहता हो और वो इस जो भी वेज रेट है या जो भी रेट है काम करने के लिए, उसके लिए भी तैयार हो और उसको काम ना मिल पा रहा हो, मतलब वो इंसान तैयार है काम मिल जाए, वो 20,000 रुपए की सैलरी के लिए तैयार है, 10-15 हज़ार की सैलरी के लिए तैयार है, बट वो काम नहीं करना चाह रहा, वो उसको मिल नहीं रहा काम। समझ रहे हो? तो अनएम्प्लॉयमेंट सीधे शब्दों में एक पर्सन काम करने के लिए तैयार है, लायक भी है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स दे रखे हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे गांव में होता है ना, ये होती है जब उस इंसान के साथ जब सिर्फ सीजन का उसका काम हो, ठीक है ना। मतलब अगर एक सीजन है जिसमें वो काम कर पाता है, उसके बाद दूसरे सीजन में वो काम नहीं कर पाता, जैसे एसी के वर्कर मान लो। वैसे तो देखो अब गर्मियाँ 7-8 महीने तो रहती है, तो 7-8 महीने तक वो इंसान जो है एम्प्लॉयड रहेगा, 7-8 महीने तक वो एम्प्लॉयड रहेगा, बचे हुए 3-4 महीने वो अपने आप ही अनएम्प्लॉयड हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीजन। ठीक है, जैसे कि गांव के इलाकों में खेती बाड़ी के टाइम खेती बाड़ी नहीं हुई तो इंसान क्या करते हैं, फिर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, खाली बैठ, ठीक है, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं पूरे साल। एक होती है बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये ज्यादातर ऐसा हो गया, जैसे मान लो एक खेत है, इस खेत में से 5 लोग चाहिए काम करने के लिए और फैमिली मेंबर में 8 लोग हैं, 8 के 8 मिलके खेती कर रहे हैं। अगर वो 3 कहीं और जाके काम करें तो घर में और पैसा आएगा, और 5 जनों की जरूरत है, 5 जनों का भी काम हो पाएगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये है लेकिन दिखती नहीं है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। कैसे? क्योंकि काम 8 के 8 कर रहे हैं खेती में, आप कहोगे भाई देखो पूरे 8 के 8 बंदे। अच्छा देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये उन लोगों के साथ है कि जैसे मान लो जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में ज्यादातर ये दिखाई देता है जहाँ फैमिली बेस्ड वर्क होता है। खेतों में बेचारे 5 लोगों का काम है, 8-8 लोग लगे पड़े। अरे वो 3 कहीं बाहर जाके कुछ और काम करेंगे तो और पैसा आएगा ना घर में। एग्जाम्पल, 5 लोग वर्क कर रहे हैं लेकिन 3 की जरूरत है, तो 2 एक्चुअली में क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड। लेकिन वो बोला अरे हम कहाँ से अनएम्प्लॉयड है, हम तो काम कर रहे हैं। बोले भाई इसमें करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, तुम 2 एक्स्ट्रा क्यों लगे हो? तो वो दूसरा पता क्या कहेगा, मैं नहीं हूँ, ये है, मैं ज्यादा काम करता हूँ। ऐसे नहीं, फिर ऐसे नहीं। समझ रहे हो? दे आर वर्किंग बट नॉट एडिंग एनीथिंग टू द प्रोडक्शन। काम तो कर रहे हैं वो, पर वो कुछ कुछ बन नहीं रहा। ये अनएम्प्लॉयड डिसगाइज्ड इसलिए कहा जाता है कि नजर तो आ रहा है काम कर रहे हैं लेकिन उनका योगदान शून्य है, जीरो है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट अगर गांव के इलाकों में बात करें तो कहता है शहर में, अर्बन मतलब शहर के इलाकों में। अगर हम शहर के इलाकों में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर एजुकेटेड इंसान में, यूथ में दिखाई देती है। गांव में तो आप जनरली किसानों के पास देख लोगे सीजन के हिसाब से, या खेतों में फैमिली मैन है, 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि करना 3 को है, तो इस टाइप के। शहरों में क्या होगा? शहरों में तो खेत नहीं होते, तो आपको कह रहा है शहरों के अंदर ज्यादातर आप पढ़े लिखे यूथ के अंदर देखोगे, पढ़ा लिखा है बेचारा, जवान है, नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है ना। बाकी स्किल्ड लोग जो जॉब नहीं मिल पा रहे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो सोचते हैं मुझे, मैं अच्छी क्वालिफिकेशन कर रही, अच्छा लेवल है मेरा, मैं अच्छी जगह नौकरी करूंगा, पर उसे उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही, उसे नॉर्मल छोटी नौकरियां मिल रही है, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं, तो वो बेचारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है ना, पढ़ी लिखी बेरोजगारी। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो बेटा जायज बात है, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो जाता है। बेचारा पढ़ा लिखा इंसान है, सब चीजें काम करना भी चाहता है,
तैयार भी है उस पैसे में लेकिन काम ही नहीं है, तो ये वेस्ट हो गया। गरीबी बढ़ेगी, फिर ऑब्वियस सी बात है गरीबी तो बढ़ेगी। इंक्रीज इन क्राइम एंड फ्रस्ट्रेशन, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा, डिप्रेस्ड होगा, स्ट्रेस्ड होगा, है ना, और क्राइम भी बढ़ सकता है इससे, ठीक है ना। क्राइम समझ लो, वो फिर चोरी चकारी सीख जाएगा इंसान, या फिर वो गुस्से में चोरी चकारी, या फिर कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। बाकी आपके देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जो देश पैसा ज्यादा कमाएगा वो स्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो मैंने आपको इसको मोस्टली कवर करने की कोशिश करी है, हर एक टॉपिक जो हमारे बुक के अंदर है, ठीक है।